नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया। बैठक में कोविड महामारी और स्वास्थ्य देखभाल सहित आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। भारतीय औषध महानियंत्रक ने कोविड मरीजों के लिए इलाज के लिए डीआरडीओ की दवाई के आपात उपयोग की अनुमति दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों के कोविड मरीजों की अस्पताल में भर्ती के लिए राष्ट्रीय नीति संशोधित की। उच्चतम न्यायालय ने देश भर में ऑक्सीजन का आवंटन सुगम बनाने के लिए 12 सदस्यों का कार्यबल गठित किया। रेलवे ने अब तक विभिन्न राज्यों में लगभग 3,400 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की। राष्ट्रीय राजमार्गों पर चिकित्सा ऑक्सीजन के टैंकरों और कंटेनरों को टोल टैक्स से छूट। सरकार ने अस्पतालों और नर्सिंग होम को कोविड उपचार के लिए 2 लाख रुपए तक का शुल्क नकद लेने की अनुमति दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, पिछले 7 दिन में देश के 180 जिलों में एक भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं हुआ। देश में अब तक 16 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। असम में नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ बैठक की। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं रवि कपूर। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से यूरोपीय परिषद की बैठक में भाग लिया। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री अंतोनियो कोस्टा ने भारत यूरोपीय संघ नेताओं की ये बैठक आयोजित की। पुर्तगाल फिलहाल यूरोपीय संघ की परिषद का अध्यक्ष है। यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों के प्रमुख इस बैठक में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नेताओं ने कोविड-19 महामारी और स्वास्थ्य देखभाल, सहयोग, सतत और समग्र विकास, भारत और यूरोपीय संघ आर्थिक भागीदारी तथा आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री और पुर्तगाली प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से एक प्रमुख समाचार पत्र में लेख लिखा। इसमें भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक को अभूतपूर्व अवसर बताया गया। उन्होंने कहा कि पोर्टो सम्मेलन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और ये पिछले साल जुलाई में हुए भारत यूरोपीय संघ सम्मेलन के दौरान बने संबंधों को और मजबूती देगा। भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं तथा इसके सदस्य देशों ने साझा हितों, लोकतंत्र के सिद्धांतों और मूल्यों, स्वतंत्रता, विधि के शासन और मानवाधिकारों के सम्मान पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि भारत और यूरोपीय संघ ने विश्व के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर सुरक्षा, समृद्धि और बहुध्रुवीय विश्व के सतत विकास पर सहमति बनाई है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने कोरोना संक्रमित लोगों के लिए दवाई बनाई है। भारतीय औषध महानियंत्रक ने मध्यम से गंभीर कोविड रोगियों के उपचार के लिए इस 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज दवाई के आपात उपयोग की अनुमति दे दी है। ये दवाई पाउडर के रूप में उपलब्ध है, जिसे पानी में घोलकर लेना होगा। पेट में जाकर ये दवाई संक्रमित कोशिकाओं के साथ मिल जाती है और वायरस को बढ़ने से रोकती है तथा प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाती है। इस दवाई को डीआरडीओ प्रयोगशाला, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज ने डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के सहयोग से तैयार किया है। इसके क्लिनिकल परीक्षण के परिणामों से पता चलता है कि ये अस्पताल में भर्ती मरीजों को तेजी से स्वस्थ करती है और ऑक्सीजन आपूर्ति पर निर्भरता घटाती है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में जीवन विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज दवाई का इस्तेमाल करने के बाद कोविड मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता घटी है और अस्पताल में रहने की अवधि में कम हुई है। 2DG क्या करता है, जब हम इसको एक कोरोना के मरीज में दे देते हैं तो ये 2DG उस कोशिका में जो कि वायरस से ग्रस्त है उसमें एक तो ये ज्यादा मात्रा में उसके अंदर चला जाता है और दूसरा जब ये
ज्यादा अंदर चला जाता है, मगर ये ग्लूकोज का वेरिएंट है कि चला तो जाता है पर ये एनर्जी नहीं दे पाता। तो जब एनर्जी नहीं दे पाता तो वो सेल जो है एक तरह से एनर्जी के लिए भूखा हो जाता है, उसको एनर्जी की जरूरत होती है पर 2 DG उसमें से एनर्जी नहीं दे पाता। तो वो डबल मार होती है कि उसने ज्यादा भी ले लिया सेल ने और वो उसमें एनर्जी नहीं दे पा रहा। तो उससे क्या होता है कि जो वायरस है वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। जब वायरस ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर पाता तो अल्टीमेटली जो वायरल लोड है वो बॉडी में कम हो जाता है और एक तरह से ये उस वायरस को मारने में या उसकी ग्रोथ को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने में कारगर साबित होता है। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेदिक औषधि आयुष 64 और काबासुरा कुडिनीर के वितरण के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य जरूरतमंदों तक पारदर्शी और प्रभावी तरीके से ये औषधियां पहुंचाना है। अंतर चिकित्सा आयुष अनुसंधान और विकास कार्यबल के अध्यक्ष प्रोफेसर भूषण पटवर्धन ने कहा कि आयुष 64 अस्पतालों में कोविड मरीजों के बोझ को कम करने में मदद करेगी। Ayush 64 has been found to be useful in asymptomatic, mild to moderate COVID patients. And there are many benefits, but most important benefit is the hospitalization stay was reduced. And in current situation, you will agree that considering increasing load on the hospitals, even if 2-3 days early recovery happens and discharge is done, it's a big achievement. In addition, patients taking Ayush 64 were also reported better health and well-being. Stress was also reduced and their mental health was improved. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए विभिन्न श्रेणी के अस्पतालों में रोगियों को भर्ती करने के लिए राष्ट्रीय नीति में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 से प्रभावित मरीजों को तुरंत प्रभावी और समग्र इलाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि कोविड अस्पताल में भर्ती के लिए रोगी की कोविड-19 जांच पॉजिटिव होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी रोगी का इलाज करने से इनकार नहीं किया जाएगा। इसमें दवाई, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक इलाज भी शामिल हैं। ये दिशा निर्देश दूसरे शहर के मरीजों के लिए भी होंगे। किसी भी रोगी को वैध पहचान पत्र के अभाव में भर्ती करने से इनकार नहीं किया जाएगा और न ही इस आधार पर मना किया जाएगा कि वो अन्य शहर का निवासी है। अस्पताल में भर्ती पूरी तरह से आवश्यकता पर आधारित होगी। इसके साथ ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति बिना जरूरत के अस्पताल में भर्ती नहीं हो। इसके अलावा अस्पताल से मरीजों की छुट्टी संशोधित नीति के अनुसार होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इससे पहले कोविड के संक्रमित और संदिग्ध रोगियों के लिए त्रिस्तरीय स्वास्थ्य देखभाल लागू की थी। ये अस्पताल या तो पूरी तरह कोविड अस्पताल होने चाहिए या अन्य अस्पतालों में अलग खंड होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने देश भर में चिकित्सा ऑक्सीजन के वैज्ञानिक, तर्कसंगत और समान वितरण तथा उपलब्धता के आकलन के लिए आज 12 सदस्यों के एक कार्यबल का गठन किया। ये कार्यबल कोविड-19 के इलाज में आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय भी बताएगा। न्यायाधीश न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति M.R. शाह की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कार्यबल गठित करने से कोरोना महामारी के संबंध में जन स्वास्थ्य के लिए वैज्ञानिक और विशेष जानकारी उपलब्ध होगी। इस कार्यबल में देश भर के प्रमुख विशेषज्ञों को सदस्यों के तौर पर शामिल किया गया है। रेलवे ने देश के विभिन्न राज्यों को लगभग 3,400 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 54 ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहले ही गंतव्य पर पहुंच चुकी हैं। रेलवे विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाकर राहत कार्य में जुटी है। वर्तमान में 26 टैंकर 417 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन के साथ चल रहे हैं, जिनके महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में पहुंचने की संभावना है। मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे ने अब तक 230 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन महाराष्ट्र को, 968 टन उत्तर प्रदेश, 249 टन मध्य प्रदेश, 1,427 टन दिल्ली को, 355 टन हरियाणा, 123 टन तेलंगाना और 40 टन राजस्थान को पहुंचाई है। केंद्र सरकार देश में कोविड-19 महामारी से निपटने में ड्रोन के इस्तेमाल को सशर्त छूट दे रही है। इसके जरिए वैक्सीन की आपूर्ति की जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय ने तेलंगाना सरकार को वैक्सीन की आपूर्ति के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की सशर्त अनुमति दी है। मंत्रालय ने कहा है कि इसका प्रायोगिक परीक्षण इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएगा। पिछले महीने अखिल भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को भी वैक्सीन की आपूर्ति के लिए सशर्त छूट दी गई थी।
मंत्रालय ने कहा कि इससे दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति होगी, वैक्सीन की आपूर्ति तेजी से होगी और स्वास्थ्य देखभाल ढांचे में सुधार होगा। देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की ढुलाई करने वाले सभी टैंकरों और कंटेनरों का आवागमन टोल फ्री कर दिया गया है। कोविड महामारी को देखते हुए पूरे देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अगले 2 महीने या अगले आदेश तक ऑक्सीजन ले जा रहे कंटेनरों को एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों की श्रेणी में रखा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने कहा है कि फास्टैग लागू होने के बाद टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा का समय लगभग 0 हो गया है। इसके अलावा चिकित्सा ऑक्सीजन के वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राधिकरण ने इस संबंध में सभी अधिकारियों और पक्षधारकों को निर्देश जारी किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneir.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कोविड महामारी को देखते हुए सरकार ने आयकर कानून के प्रावधानों में छूट दी है। अब सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम, औषधालयों और कोविड देखभाल केंद्रों को रोगियों से 2 लाख रुपए तक नकद लेने की अनुमति होगी। रोगी और अस्पताल को इस तरह के भुगतान के लिए अपना पैन और आधार संख्या दर्ज करानी होगी। अर्थशास्त्री नवीन गुप्ता ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। 69ST को रिलैक्स करते हुए हॉस्पिटल, नर्सिंग यूनिट्स, डिस्पेंसरीज और जो दूसरे कोविड केयर सेंटर्स हैं उनको परमिट किया है कि वो कैश में पेमेंट 2 लाख से ऊपर की पेशेंट से एक्सेप्ट कर सकती हैं और ये रिलैक्सेशन 1 अप्रैल से 31 मई के बीच में दी है। इस समय जो शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी चल रही है, इसको देखते हुए एक ये बड़ा ही प्रगतिशील कदम है जिससे आम जनता को काफी राहत महसूस होगी, क्योंकि इस समय किसी भी तरीके से कहीं से आदमी अपनी पुरानी सेविंग से जुटा के अपना खर्च निर्वाह कर रहा है। लेकिन साथ में मैं समझता हूं कि आने वाले समय में सरकार ज्यादा संवेदनशीलता दिखाते हुए ये जो कंडीशन पैन और आधार की लगाई है इसको भी हटाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में 180 जिलों में पिछले 7 दिन में एक भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केवल 0.39% मरीज वेंटिलेटर पर और 3.70% मरीज ऑक्सीजन सुविधायुक्त बिस्तरों पर हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने आज कोविड महामारी पर मंत्रियों के समूह की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान ऑक्सीजन, निदान और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयासों की समीक्षा की गई। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और अन्य अधिकारी शामिल हुए। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया। बैठक में कोविड महामारी और स्वास्थ्य देखभाल सहित आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। यूरोपीय संघ के सदस्यों ने कोविड-19 की वैक्सीन बनाने और 90 से अधिक देशों को वितरित करने के लिए भारत के प्रयासों का स्वागत किया। भारतीय औषध महानियंत्रक ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए DRDO की दवाई के आपात उपयोग की अनुमति दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों के कोविड मरीजों की अस्पताल में भर्ती के लिए राष्ट्रीय नीति संशोधित की। उच्चतम न्यायालय ने देश भर में ऑक्सीजन का आवंटन सुगम बनाने के लिए 12 सदस्यों का कार्यबल गठित किया। रेलवे ने अब तक विभिन्न राज्यों में लगभग 3,400 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की। राष्ट्रीय राजमार्गों पर चिकित्सा ऑक्सीजन के टैंकरों और कंटेनरों को टोल टैक्स से छूट। सरकार ने अस्पतालों और नर्सिंग होम को कोविड उपचार के लिए 2 लाख रुपए तक का शुल्क नकद लेने की अनुमति दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, पिछले 7 दिन में देश के 180 जिलों में एक भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं हुआ। देश में अब तक 16 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। असम में
नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने सर्बानंद सोनोवाल और हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ बैठक की। देश में अब तक 16 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कल 22,97,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। देश भर में तीसरे चरण में टीकाकरण अभियान जोर पकड़ रहा है। इस चरण में 18 से 44 वर्ष की उम्र के 14,88,000 से अधिक लोगों को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 17 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। इसमें से लगभग 16 करोड़ 65 लाख टीकों का उपयोग किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 84 लाख से अधिक टीके उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने कहा है कि अगले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 53,25,000 से अधिक कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना वायरस से लड़ाई में टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 9,88,000 से अधिक वैक्सीन उपलब्ध हैं। इसके बाद तमिलनाडु का स्थान है, जहां 7,28,000 से अधिक वैक्सीन उपलब्ध हैं। देश में कल 4 लाख से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड मरीजों की संख्या में वृद्धि होने से देश में उपचाराधीन रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान में 37,23,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। ये संख्या कुल संक्रमित लोगों का 17% है। कल 4,187 मरीजों की मृत्यु हुई। देश में अब तक इस महामारी से 2,38,000 से अधिक रोगियों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 3,18,000 से अधिक रोगी संक्रमण से मुक्त हुए। अब तक 1 करोड़ 79 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। नए मामलों की संख्या बढ़ने से संक्रमण मुक्त होने वालों की दर घटकर 81.9% पर आ गई। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि कल 18 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 30 करोड़ से अधिक कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य के 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को सोमवार से टीके लगाए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये टीकाकरण अभियान वर्तमान 7 जिलों के साथ गौतम बुद्ध नगर और राज्य के 18 नगर निगमों में शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार ने कहा है कि अब से सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैक्सीन लगवाई जा सकेगी। राज्य में अब तक 18 से 44 आयु वर्ग के 1 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। दूसरी ओर प्रदेश में नए कोविड मामलों में भी तेजी से कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में जहां एक ओर 34,000 से अधिक लोग इस जानलेवा बीमारी से पूरी तरह ठीक हो गए, वहीं दूसरी तरफ लगभग 26,000 नए मरीजों का पता चला है। इस बीच कोरोना से जंग जीतने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बरेली और मुरादाबाद जिलों का दौरा किया और वहां कोविड संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कुछ गांवों में भी औचक निरीक्षण किया और वहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि क्या परिवारों को दवाएं मिल रही हैं और स्वास्थ्य विभाग उनका ख्याल रख रहा है या नहीं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड के कारण मरने वालों के अंतिम संस्कार के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अस्पतालों में अब इस शर्त पर मृतक के शव को परिवार को सौंपा जाएगा कि वो उसे घर में नहीं ले जाएंगे, बल्कि इलाके में ही अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। कोविड नियमों के अनुसार अंतिम संस्कार की इस व्यवस्था के बारे में संबंधित सरकारी अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है। मेघालय में ईस्ट खासी हिल्स जिले में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। राज्य के कुल 2,678 कोविड मरीजों में से 1,583 ईस्ट खासी हिल्स जिले में हैं। राज्य में यह सबसे अधिक प्रभावित जिला है। इस बीच लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार करने के लिए आज शिलांग में बैठक हुई। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री प्रेस्टॉन तिनसोंग ने बताया कि लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान बैंकों और पोस्ट ऑफिस को कर्मचारियों की सीमित संख्या के साथ खोलने की अनुमति दी जाएगी। आवश्यक वस्तुओं के लिए होम डिलीवरी सेवाओं को भी अनुमति दी जाएगी। राज्य सरकार ने 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को स्थगित करने का भी निर्णय लिया है और शिक्षा विभाग नई अधिसूचना जारी करेगा। प्रत्येक शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक सप्ताहांत लॉकडाउन पूरे राज्य में जारी रहेगा।
कर्नाटक सरकार ने 10 से 24 मई तक राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि राज्य में प्रतिबंध लगाना आवश्यक है क्योंकि कोविड से मृतकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। सरकार ने दिशा निर्देशों के अनुसार किराना, फल, सब्जी, मांस और मछली की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक खुलेंगी। दूध की दुकानें और हाफ कॉम्स सब्जियों और फलों की दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक और निजी वाहन बंद रहेंगे। आपात स्थिति में ही यात्री वाहनों को एक राज्य से दूसरे राज्य और एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति होगी। पुणे में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव पड़ रहा है। इसको देखते हुए उद्योग संगठन मेहराटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने मिशन वायु शुरू किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोविड रोगियों की संख्या में हो रही वृद्धि के मद्देनजर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस बीच मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज और कृषि के पुणे प्लेटफॉर्म फॉर कोविड-19 रिस्पांस ने 250 बाईपैप्स और लगभग 4000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पुणे और अन्य प्रभावित जिले जैसे कि अहमदनगर, लातूर, भंडारा को देने का फैसला किया है। इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और बाईपैप्स को धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए अस्पतालों और संस्थानों को दान कर दिया जाएगा और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए फिर से बेचा नहीं जाएगा। एमसीसीआईए के महानिदेशक श्री प्रशांत गिरबणे ने कहा कि मिशन वायु को लॉजिस्टिक साझेदारी के रूप में अमेजॉन का समर्थन प्राप्त हुआ है। अमेजॉन सिंगापुर से भारत वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को एयरलिफ्ट करने की पूरी लॉजिस्टिक संभाल रहा है। उन्होंने कहा, हाल ही में 250 वेंटिलेटर्स और 4000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यूनिट की पहली प्रेषण सिंगापुर से पुणे पहुंची। इसके अलावा पीपीसीआर ने 12 ऑक्सीजन जनरेटर संयंत्र स्थापित किए हैं जो अब कई सरकारी और निजी अस्पतालों में स्थापित किए जा रहे हैं। एक दिन में 12 टन ऑक्सीजन निर्माण की संयुक्त क्षमता के साथ पीपीसीआर का कहना है कि ये ऑक्सीजन संयंत्र आने वाले दिनों में हजारों लोगों की जान बचाने में मदद करेंगे। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड वैक्सीन की खरीद की अनुमति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। राज्य कोविड वैक्सीन की कमी का सामना कर रहा है और इससे निपटने के लिए वो अन्य विनिर्माताओं से वैक्सीन खरीदना चाहता है। श्री ठाकरे ने कहा कि राज्य सरकार सभी नागरिकों की सुरक्षा और देश के टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए वैक्सीन का आवश्यक भंडार खरीदने का इच्छुक है। केरल में आज से 16 मई तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। राज्य में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। इन दिनों में केवल आवश्यक सेवाओं की ही अनुमति रहेगी। सार्वजनिक वाहन नहीं चलेंगे। आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानें ही शाम 7:30 बजे तक खुली रहेंगी। यात्रा के लिए पुलिस पास अनिवार्य है और इसके लिए ऑनलाइन सुविधा आज शाम शुरू हो गई है। आपात स्थिति को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति नहीं होगी। बैंक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही दिन में 1 बजे तक खुलेंगे। पुलिस को लॉकडाउन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करवाने का निर्देश दिया गया है। तमिलनाडु में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 10 मई से 24 मई तक 14 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कल जिला कलेक्टरों के साथ समीक्षा बैठक में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। कल 26,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए और करीब 200 लोगों की मृत्यु हो गई। इस समय 1,30,000 से अधिक कोविड मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि यदि संक्रमण के लक्षण नजर आएं तो तुरंत जांच कराएं। उन्होंने कहा कि महामारी पर नियंत्रण के लिए लोगों को सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। राज्य में परिवहन के लिए जिलों की सीमाएं बंद रहेंगी। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने आज शाम 6:30 बजे से 31 मई की सुबह तक रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय में मुख्य सचिव शरद चौहान ने बताया है कि कर्फ्यू के दौरान आपात सेवाओं को छोड़कर लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज कोविड संक्रमण के 4,788 नए मामले सामने आए। इनमें से जम्मू डिवीजन में 1,529 जबकि 3,259 मामले कश्मीर में दर्ज किए गए। इसके अलावा संक्रमण से जम्मू डिवीजन में 42 और कश्मीर में 18 लोगों की मृत्यु हुई। कुल मिलाकर ये आंकड़ा 60 हो गया। बिहार में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण कल से शुरू होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों पर टीका लगवाया जा सकता है। टीका लगवाने के लिए पहले से पंजीकरण और समय लेना अनिवार्य होगा।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार में 18 से 44 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए वैक्सीन की 3,50,000 खुराकें प्राप्त हो गई हैं। भारत यूरोपीय संघ ने कोविड वैक्सीन तक सभी की पहुंच का समर्थन किया और कहा कि ये सुरक्षित, समान और किफायती होना चाहिए। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने कोविड-19 वैक्सीन बनाने और वैक्सीन मैत्री के जरिए इसके वितरण के भारत के प्रयासों का स्वागत किया। भारत ने कोविड वैक्सीन 90 से अधिक देशों को उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि भारत और यूरोपीय संघ ने विश्व के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर सुरक्षा, समृद्धि और बहुध्रुवीय विश्व के सतत विकास पर सहमति व्यक्त की। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने असम में नई सरकार के नेतृत्व के मुद्दे पर राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और वरिष्ठ मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ विचार विमर्श किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर आज शाम इस बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी महासचिव बीएल संतोष ने भी हिस्सा लिया। बैठक के बाद श्री सोनोवाल ने संवाददाताओं को बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक कल गुवाहाटी में होगी। तमिलनाडु में 16वीं विधानसभा का पहला सत्र मंगलवार सुबह 10 बजे से बुलाया गया है। कोविड नियमों के कारण विधानसभा की बैठक फोर्ट सेंट जॉर्ज में असेंबली हॉल के स्थान पर कलईवनार अरंगम में आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग गुरु स्वामी आध्यात्मानंद के निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने ट्विटर पर योग गुरु को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे गंभीर आध्यात्मिक विषयों को आसान तरीके से समझाते थे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आज एक विश्वविद्यालय के नजदीक विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 25 लोग मारे गए और 50 से अधिक घायल हो गए। ठुमरी की रानी के नाम से सुप्रसिद्ध गिरिजा देवी बनारस घराने से संबंधित थी। आज गिरिजा देवी की जयंती है। गायकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1972 में पद्मश्री और वर्ष 1989 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। गिरिजा देवी को संगीत नाटक अकादमी ने भी सम्मानित किया था। आकाशवाणी की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। नयन की मत मारा तलवरिया तलवरिया, नयन की मत मारा तलवरिया, नयन की मत मारा तलवरिया, नयन की मत मारा तलवरिया। नयन की मत मारो तलवरिया, नयन की मत मारो तलवरिया, नयन की मत मारो तलवरिया, नयन की मत मारो तलवरिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया। बैठक में कोविड महामारी और स्वास्थ्य देखभाल सहित आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। यूरोपीय संघ के सदस्यों ने कोविड-19 की वैक्सीन बनाने और 90 से अधिक देशों को वितरित करने के लिए भारत के प्रयासों का स्वागत किया। भारतीय औषध महानियंत्रक ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए डीआरडीओ की दवाई के आपात उपयोग की अनुमति दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों के कोविड मरीजों की अस्पताल में भर्ती के लिए राष्ट्रीय नीति संशोधित की। उच्चतम न्यायालय ने देश भर में ऑक्सीजन का आवंटन सुगम बनाने के लिए 12 सदस्यों का कार्यबल गठित किया। रेलवे ने अब तक विभिन्न राज्यों में लगभग 3,400 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की। राष्ट्रीय राजमार्गों पर चिकित्सा ऑक्सीजन के टैंकरों और कंटेनरों को टोल टैक्स से छूट। सरकार ने अस्पतालों और नर्सिंग होम को कोविड उपचार के लिए 2 लाख रुपए तक का शुल्क नकद लेने की अनुमति दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, पिछले 7 दिन में देश के 180 जिलों में एक भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं हुआ। देश में अब तक 16 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। और असम में नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ बैठक की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।